हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी की आगामी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मेंस से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक के मॉडल आंसर को डिस्कस करूंगा। दोस्तों, आज का जो हमारा मेंस मॉडल आंसर डिस्कशन का टॉपिक है वह है एमएसएमई सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, जो कि बीपीएससी मुख्य परीक्षा सिलेबस के अंतर्गत जीएस पेपर 2 सेक्शन 2 के अंतर्गत इसका हमें अध्ययन करना है। यह हमारा 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा की पेड आंसर राइटिंग बैच का हिस्सा है और वहां पर इस प्रश्न को हमने डिस्कस किया था और उसके आंसर एक विद्यार्थी के द्वारा लिखी हुई आंसर है। काफी बेहतर आंसर इन्होंने लिखा है, तो इसके आंसर को मैं डिस्कस करूंगा। इसके आंसर के जरिए कई सारी नई नई चीजों को आपको समझने का मौका मिलेगा। एक आंसर को किस प्रकार से बेहतर तरीके से फॉर्मेटिंग तैयार की जा सकती है उसके बारे में आप लोग समझने का प्रयास करें। प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई के महत्व को बतलाते हुए इससे संबंधित चुनौतियों को लिखें। प्रश्न का पहला सेक्शन कह रहा है कि एमएसएमई के महत्व को बताएं और साथ साथ एमएसएमई की क्या महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं इसके बारे में डिस्कस करें। एमएसएमई के विकास के लिए सरकार के द्वारा कौन से महत्वपूर्ण पहल प्रारंभ किए गए हैं, यानी कि जब आप एमएसएमई के महत्व और चुनौतियों को डिस्कस करेंगे तो उसके बाद आपको बताना है कि एमएसएमई के विकास के लिए सरकार के द्वारा क्या महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं या सरकार के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। तो प्रश्न यही 3 संदर्भ में पूछा गया है, आपको इसी के अनुरूप अपना आंसर लिखना है। तो आइए, चूंकि एमएसएमई से संबंधित प्रश्न है तो इंट्रोडक्शन में हमारी कोशिश होगी कि एमएसएमई को डिफाइन किया जाए और इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर आंसर को लिखने का प्रयास किया है, इसीलिए मैं इनके आंसर को डिस्कस कर रहा हूँ। एमएसएमई का तात्पर्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग से है। इसे भारत सरकार के द्वारा एमएसएमई अधिनियम 2006 के माध्यम से पेश किया गया था। हाल ही के वर्षों में निवेश और टर्नओवर की सीमा को विस्तारित करते हुए इसकी नई परिभाषा की घोषणा की गई, जिसके अनुसार सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को एमएसएमई का वर्गीकरण इस प्रकार से किया गया है, यानी कि एमएसएमई की एक नवीन परिभाषा दी गई है वार्षिक टर्नओवर के आधार पर और उसमें किए जाने वाले निवेश के आधार पर। तो एमएसएमई की क्या है नवीन परिभाषा, आइए उसे देखते हैं। देखिए, एमएसएमई यहाँ वर्ड से आपको लग रहा होगा एमएसएमई, इसका अगर पूरा नाम देखेंगे तो एम से होता है माइक्रो हिंदी इसे कहा जाता है सूक्ष्म, एस से होता है स्मॉल, इसका हिंदी होता है लघु, और एम से होता है मीडियम, इसका हिंदी होता है मध्यम, इंटरप्राइजेस यानी कि होता है उद्यम। ठीक है, यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग या उद्यम एमएसएमई के नाम से जाना जाता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, तो माइक्रो के अंतर्गत क्या आएगा, सूक्ष्म उद्योग के अंतर्गत क्या आएंगे, तो वैसे उद्योग जिसमें निवेश जो है 1 करोड़ से कम और वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ से कम हो, वह आएगा सूक्ष्म उद्योग के अंतर्गत। निवेश लेस देन 1 करोड़, 1 करोड़ से कम, यानी कि निवेश जो है अधिकतम 1 करोड़ तक होनी चाहिए, 1 करोड़ से कम होनी चाहिए। ठीक है, और टर्नओवर कितना होना चाहिए, 5 करोड़ से कम, यह होगा माइक्रो। अगला है मध्यम। मध्यम में निवेश जो है वह 20 करोड़ से कम होना चाहिए और वार्षिक टर्नओवर 100 करोड़ से कम होनी चाहिए। लघु उद्योग के अंतर्गत निवेश जो है 10 करोड़ से कम और टर्नओवर 50 करोड़ से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 3 है, इसको सीरियल वे में इस तरह से देखिए। पहले नंबर पे माइक्रो को समझिए, 1 करोड़ और 5 करोड़ याद रखिए। दूसरा लघु है 10 करोड़ और 50 करोड़। तीसरा मध्यम है 20 करोड़ और 100 करोड़। ठीक है, अगर निवेश के आधार पर देखें तो माइक्रो में निवेश होगा 1 करोड़ से कम, लघु में होगा 10 करोड़ से कम और मध्यम में होगा 20 करोड़ से कम। अगर टर्नओवर के देखा जाए तो माइक्रो में होगा 5 करोड़ से कम, टर्नओवर लघु में होगा 50 करोड़ से कम और मध्यम में होगा 100 करोड़ से कम। ठीक है, तो इस प्रकार से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को परिभाषित किया गया है उद्योग मंत्रालय के द्वारा नवीन परिभाषा के अनुरूप। ठीक है, तो इसे यहां पर अच्छे से याद रखना है।
एमएसएमई क्षेत्र को विश्व भर में विकास इंजन के रूप में जाना जाता है और भारत का जो ग्रोथ इंजन है वह भी एमएसएमई सेक्टर को ही माना जाता है। पिछले कुछ दशकों में एमएसएमई भारत के लिए भी अत्यधिक जीवंत एवं गतिशील क्षेत्र के रूप में उभरा है। भारतीय अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में हम इसके महत्व को निम्न संदर्भों में संदर्भित होते देख सकते हैं। ठीक है, देखिए उन्होंने डिफिनीशन कितना अच्छे तरीके से डिफाइन किया। अब इसके महत्व को इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से हर एक पॉइंट को इन्होंने डिस्कस किया है। आपको भी इसी प्रकार से आंसर में वहां पर बीपीएससी मुख्य परीक्षा के दौरान लिखना है। ठीक है, तो प्रश्न का पहला सेक्शन क्या था, एमएसएमई के महत्व को बताएं। तो अब एमएसएमई के महत्व का हम लोग देखते हैं। पहला महत्व है यह देश के जीडीपी योगदान में अपनी अहम हिस्सेदारी का प्रबंध करता है। यहाँ पे आप कोशिश करें कि जीडीपी में एमएसएमई की कितनी हिस्सेदारी है, वह डेटा आप गूगल से सर्च करके यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसका एक महत्व हो गया एमएसएमई का कि जीडीपी में इसकी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। अगला, गरीबी निवारण में सहायक है। स्वाभाविक है कि आप देखेंगे कि ग्रामीण स्तर पर देखेंगे तो बड़े बड़े उद्योगों का स्थापित नहीं किया जा सकता है, तो उसके लिए सरकार के द्वारा ग्रामीण स्तर पर एमएसएमई उद्यम को ही बढ़ावा दिया जा रहा है। और अगर ग्रामीण स्तर पर एमएसएमई उद्यम स्थापित होंगे तो स्वाभाविक है कि वहाँ के लोगों की जीवन स्तर, उनकी मासिक आय, प्रति व्यक्ति आय, जीवन स्तर, लिविंग स्टैंडर्ड, इन सब में वृद्धि होगी और गरीबी निवारण में सहायक होगा। ठीक है, तो हर एक चीजें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर एमएसएमई की संभावना विद्यमान है, अतः गरीबी निवारण में यह काफी सहायक है। महिला सशक्तिकरण की अवधारणा को मजबूती प्रदान करता है। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी पलायन की ओर अवधारणा पर चोट करता है, पलायन पर। यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में एमएसएमई का व्यापक पैमाने पर विस्तार किया जाएगा तो वहां से लोगों का जो पलायन होता है शहर की ओर, वह पलायन रुक जाएगी। तो यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, एमएसएमई का महत्व है। यह भारतीय निर्यात की स्थिति को मजबूत करता है। यह उद्यमिता एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देता है। यह सतत विकास लक्ष्यों के विभिन्न मानदंडों जैसे महिला समानता एसडीजी 5, समव्यकार और आर्थिक विकास एसडीजी 8, उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास एसडीजी 9 आदि की प्राप्ति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह रोजगार सृजन की ढांचा के सशक्त स्तंभ के रूप में अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और एमएसएमई जो सेक्टर है वह कहीं ना कहीं रोजगार सृजन के रूप में भी जाना जाता है और रोजगार सृजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है एमएसएमई। तो रोजगार का सृजन होगा, यह भी एमएसएमई का महत्व है। यह बड़े उद्योगों के लिए आपूर्ति श्रृंखला के रूप में कार्य करता है। जो रॉ मटेरियल होता है वह बड़े उद्योगों के लिए यहाँ से सप्लाई की जा सकती है। यह भारत की $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में अपनी सहभागिता को प्रदर्शित करेगा और भारत तब तक विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था या फिर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं बन सकता जब तक कि उसमें एमएसएमई की पूर्ण भागीदारी नहीं देखने को मिले, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था का मेन जो ग्रोथ इंजन है वही एमएसएमई है। और एमएसएमई के बगैर न तो भारत तेजी से विकास कर सकता है और न ही यहाँ पर पलायन और बेरोजगारी जैसी समस्या दूर हो सकती है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं एमएसएमई का काफ़ी अधिक महत्व है। ठीक है, तो ये हो गया एमएसएमई का महत्व, यहाँ पर हमने देख लिया। ठीक है, उपर्युक्त सभी बिंदुओं के माध्यम से हमने एमएसएमई के विभिन्न महत्वों को समझने का प्रयास किया है, परंतु कुछ ऐसी चुनौतियां भी हमारे सामने विद्यमान हैं जो एमएसएमई क्षेत्र की प्रगति पर अपना नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से उनसे समझ सकते हैं। यानी कि महत्व के बाद अब क्या क्या हो गया, चुनौतियां, यानी कि एमएसएमई के विकास की राह में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बाधाएं हैं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। इनका एक्चुअली जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छे अच्छे शब्दों का सेंटेंस में प्रयोग किया गया है और जो एक सेंटेंस की जो लेवल होनी चाहिए वह काफ़ी बेहतर तरीके से इन्होंने अच्छे तरीके से किया है। ठीक है, एमएसएमई के क्षेत्र में विभिन्न चुनौतियां क्या हैं, तो सबसे प्रमुख अगर चुनौती देखा जाए तो ऋण आपूर्ति की कमी इसकी सबसे बड़ी चुनौती है। जितनी चाहिए ऋण एमएसएमई सेक्टर को सरकार और बैंकिंग सेक्टर के द्वारा उतना ऋण प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। तो यह सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, यानी कि इसे आप वित्तीय बाधा के रूप में भी आप इंगित कर सकते हैं। दूसरा,
पर्याप्त एवं कुशल कार्य शक्ति का अभाव है। यहाँ पर कार्य करने के लिए आपको श्रमिक मिल जाएंगे, लेकिन अगर कुशल श्रमिक देखा जाए तो कुशल श्रमिकों का यहाँ पर बड़े पैमाने पर अभाव है। तो उन लेबर को पहले स्किल्ड किए जाने की जरूरत है, तब वे एमएसएमई सेक्टर में बेहतर प्रोडक्टिविटी के साथ कार्य कर पाएंगे। ठीक है, तो कुशल कार्य शक्ति, मानव श्रम बल आदि का अभाव यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, पुरानी तकनीकों का इस्तेमाल करना भी इसकी महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। आप जानते हैं कि विश्व भर में दिन प्रतिदिन नई नई तकनीकों का इजाद हो रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है, और एमएसएमई सेक्टर के पास चूंकि पूंजी की कमी होती है, इसीलिए वे नई तकनीकों को एक्सेप्ट जल्दी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास पूंजी का अभाव होता है। ठीक है, तो पुरानी तकनीक के इस्तेमाल के जरिए वे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर कार्य करते हैं, और इसके कारण वे विश्व के साथ कदम ताल चल के वह प्रगति नहीं कर पाते। तो पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना भी इसकी एक महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक है। ठीक है, कई एमएसएमई पंजीकृत नहीं होने के कारण उसके आंकड़े सरकार के पास नहीं होते, अंततः वे सब्सिडी आदि से वंचित रह जाते हैं। स्वाभाविक है कि कई सारे ऐसे एमएसएमई हैं जो कि पंजीकृत नहीं हैं, और अगर वे एमएसएमई पंजीकृत नहीं होंगे तो सरकार के द्वारा जो स्कीम चलाया जा रहा है, सरकार के द्वारा जो योजनाएं उनके विकास से संबंधित क्रियान्वित की जा रही है, उन योजनाओं का लाभ लेने से वे वंचित रह पाएंगे। तो यह भी एक महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं कि एमएसएमई का रजिस्टर्ड ना हो पाना या उनका पंजीकृत ना हो पाना। ठीक है, सरकार के पास उनके पास डेटा ही नहीं कलेक्ट हो पा रही है कि टोटल कितने एमएसएमई सेक्टर हैं और कितने श्रमिक उसमें कार्य कर पा रहे हैं, ताकि उसके अनुरूप सुविधा को डेवलप कर सके। तो यह भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। अगला महत्वपूर्ण चुनौती है बाजार तक पहुंच तथा निर्यात व्यवस्था में भी कई प्रकार की चुनौतियां विद्यमान है। मार्केट तक जल्दी पहुंच नहीं हो पाती है। जो सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में एमएसएमई सेक्टर स्थापित है वह मार्केट से लिंक नहीं हो पाता, यह भी महत्वपूर्ण चुनौती है। कई एमएसएमई प्रौद्योगिकी को अपनाने में बहुत देर कर रहे हैं, परिणामतः वे बड़ी कंपनियों की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मक रूप से पिछड़ते चले जा रहे हैं, यानी कि कंपटीशन में पिछड़ते चले जाएंगे। स्वाभाविक है कि अभी हमने बताया ना कि एडवांस टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन विश्व में आ रहा है, और अगर एडवांस टेक्नोलॉजी को पूंजी के अभाव के कारण एमएसएमई सेक्टर जो है वह एडवांस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पा रही है और बड़ी कंपनियां एडवांस टेक्नोलॉजी को अपनाते चली जा रही है, तो इसका परिणाम क्या होगा कि जो एमएसएमई सेक्टर हैं वे प्रतिस्पर्धा में बड़े कंपनियों का सामना नहीं कर पाएंगे, वे बड़े कंपनियों के सामने टिक नहीं पाएंगे। परिणाम स्वरूप वे विकास की प्रक्रिया में पीछे छूटते चले जाएंगे और बड़ी कंपनियों के वर्चस्व को चुनौती देने में असमर्थ हो जाएंगे। तो यह भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। अपर्याप्त परिवहन व्यवस्था, बिजली तथा पानी जैसी खराब बुनियादी ढांचों का अभाव होना भी अक्सर एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में प्रतिबिंबित होता है। विभिन्न प्रकार की अनुमति तथा लाइसेंस में खर्च होने वाले अनावश्यक समय भी एमएसएमई प्रगति को महत्वपूर्ण नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। अब देखेंगे कि कोई एक अगर उद्यम स्थापित करना हो तो कई प्रकार के फॉर्मेलिटीज यहाँ पर करना पड़ता है। कई काउंटर से आपको डॉक्यूमेंट्स साइन करवाने पड़ेंगे। बैंक में भी आप जाएंगे तो बैंक जल्दी लोन नहीं दे पाएगा, बैंक लोन देने से आनाकानी करता है। तो ऐसी स्थिति में कैसे एमएसएमई का ग्रोथ हो पाएगा? तो सरकार को चाहिए कि ये सभी जो फॉर्मेलिटीज हो रही है उसको तुरंत समाप्त करे और सिंगल विंडो सिस्टम इसमें स्थापित किया जाए, ताकि एक ही काउंटर से एक ही और काफी कम समय में ये सारी जो औपचारिकताएं हैं वे पूर्ण की जा सके। और बैंकिंग सेक्टर को भी हिदायत दी जानी चाहिए कि एमएसएमई सेक्टर से संबंधित कोई अगर उद्यम स्थापित करना चाहता हो तो उससे वित्तीय लोन प्रोवाइड करने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। ठीक है, तो ये सारी चुनौतियां एमएसएमई सेक्टर के रूप में अभी भी विद्यमान है। हालांकि एमएसएमई के क्षेत्र में हमने विभिन्न चुनौतियों को रेखांकित जरूर किया, परंतु भारत सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र की गतिशीलता को व्यापक आयाम प्रदान करने के उद्देश्य से इन चुनौतियों का निदान करने के संबंध में विभिन्न पहल तथा कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, जो कि निम्नलिखित है। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से उन्होंने बेहतरीन सेंटेंस का प्रयोग किया है। यह एक निरंतर आंसर राइटिंग
स्किल से डेवलप हो सकती है। और इसीलिए हमारे जितने पेड बैच चल रहे हैं उसमें डेली आंसर राइटिंग के जरिए आंसर राइटिंग स्किल डेवलप करने पर फोकस किया जा रहा है ताकि राइटिंग लेवल को प्राप्त किया जा सके। तो प्रश्न के तीसरे सेक्शन की ओर हम लोग आ रहे हैं जहां पर एमएसएमई क्षेत्र में सरकार के द्वारा किए जा रहे विभिन्न पहल पर चर्चा करनी है। पहला पहल है आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना। इसके माध्यम से एमएसएमई क्षेत्रों को ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। दूसरा है एमएसएमई श्रेणी के किसी भी उद्यम के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल करने के उद्देश्य से उद्यम पोर्टल का विकास किया गया है। तीसरा, एमएसएमई प्रदर्शन को बेहतर करने तथा इसकी गति में तेजी लाने के उद्देश्य से रैंप स्कीम RAMP रैंप स्कीम का क्रियान्वयन किया गया है और सरकार के द्वारा इसकी कुल लागत 6000 करोड़ रुपया वित्तीय लागत प्रोवाइड की गई है। एमएसएमई के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को बल देने के उद्देश्य से क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना की शुरुआत की गई है, यानी कि सरकार के द्वारा एमएसएमई को भी टेक्नोलॉजी से जोड़ने का प्रयास किया गया है। एमएसएमई के तहत इसमें नवाचार, ग्रामीण उद्योग तथा उद्यमिता के संवर्धन के उद्देश्य से एस्पायर स्कीम का क्रियान्वयन किया गया है। भारत सरकार ने इस क्षेत्र की महत्ता को रेखांकित करते हुए केंद्रीय बजट 23-24 में भी लगभग 22,138 करोड़ रुपए का धन आवंटन एमएसएमई क्षेत्र में किया, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 41.6% अधिक थी। देखिए यहाँ पर प्रश्न सिर्फ पूछ लिया गया कि सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने इसे बजट से भी लिंक किया है, जो कि एक बेहतर प्रयास है। सरकार क्या प्रयास कर रही है वह सिर्फ स्कीम तक सीमित नहीं है। सरकार के प्रयास, चूंकि इस बार की बजट में भी सरकार कुछ एमएसएमई से संबंधित अगर प्रोग्राम लाई है, एग्रीकल्चर से अगर संबंधित कोई प्रोग्राम लेकर आई है, तो उन सभी को एक जगह पे आप लोग नोट कर लें और यही होगा जब आप मेंस परीक्षा में डेटा के रूप में इसी का आप लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो स्वाभाविक है कि बजट के जरिए सरकार के द्वारा पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 41.6% अधिक बजट इस बार भी आवंटित किया गया है। साथ ही परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन के उद्देश्य से स्फूर्ति योजना का क्रियान्वयन किया गया है। इसके अलावा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्लस्टर विकास, विपणन सहायता योजना, निर्यात बाजार संवर्धन योजना इत्यादि कई योजनाएं हैं जो सरकार के द्वारा तत्परता से क्रियान्वित किए गए हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 7-8 स्कीम के माध्यम से हमने समझने का प्रयास किया कि एमएसएमई सेक्टर में सरकार के द्वारा क्या महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। तो प्रश्न के अनुसार एमएसएमई का हमने महत्व देखा, एमएसएमई का हमने चुनौतियां देखा और सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इसे भी हमने यहाँ पर समझने का प्रयास किया। तो अब हम लोग निष्कर्ष की ओर चलते हैं। अंततः एमएसएमई बड़े पैमाने, हालांकि यह जो निष्कर्ष है वो काफ़ी उन्होंने लॉन्ग लिखा है, निष्कर्ष आप लोग शॉर्ट लिखने का प्रयास करें। अंततः एमएसएमई बड़े पैमाने के उद्योगों के पूरक, भारतीय सामाजिक आर्थिक विकास का वाहक, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास इत्यादि जैसी कई महत्वपूर्ण धारणाओं को मजबूती प्रदान करते हैं, जो भारत के तीव्र आर्थिक विकास की महत्वपूर्ण अवधारणा के भी वाहक हैं। भारत सरकार के द्वारा इस क्षेत्र की प्रगति के लिए किए जा रहे तमाम प्रयासों की सार्थकता हम आगामी वर्षों में महसूस कर सकेंगे। साथ ही इसमें और तीव्रता तथा वैश्विक लक्ष्यों को साधने के उद्देश्य से हमें अपनी योजनाओं में तत्परता दिखाने की आवश्यकता है, जिससे हम अपने विकसित भारत की अवधारणा के साथ समावेशी विकास की अवधारणा को भी मजबूती प्रदान करें। देखिए, जब आप ये आंसर को पढ़ेंगे, आंसर को 2 बार 3 बार आप पढ़िए, आंसर को जब आप पढ़ेंगे तो एहसास होगा कि किस प्रकार से सेंटेंस का यहाँ पर बेहतर तरीके से यूज किया गया। जैसे फिर मैं पढ़ रहा हूँ, भारत सरकार के द्वारा इस क्षेत्र की प्रगति के लिए किए जा रहे तमाम प्रयासों की सार्थकता हम आगामी वर्षों में महसूस कर सकेंगे। साथ ही इसमें और तीव्रता तथा वैश्विक लक्ष्यों को साधने के उद्देश्य से हमें अपनी योजनाओं में तत्परता दिखाने की आवश्यकता है। जैसे समावेशी विकास, विकसित भारत, ये सारे वर्ड का इन्होंने यूज किया है, जो कि काफ़ी बेहतर आंसर माना जा सकता है। ठीक है, तो इन्होंने काफ़ी अच्छा आंसर लिखा था, इनके आंसर को हमने डिस्कस किया है। उम्मीद है कि इन सभी मॉडल आंसर की सहायता से आप अपनी राइटिंग
राइटिंग स्किल को डेवलप करने में सफल साबित हो पाएंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से शीघ्र ही एक नए वीडियो के माध्यम से एक नए टॉपिक को लेकर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। इस यूट्यूब चैनल को, इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें ताकि अधिक से अधिक संख्या में अभ्यर्थी जो है वह हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को ज्वाइन कर सके। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।